हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी, लेकर आया हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और धुआंधार, एक और धांसू सेशन क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि चैप्टर का आगाज कर दिया है। चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो भैया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका आज ये वीडियो जो है वो है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, पहले दो लेक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है पहले दोनों लेक्चर्स का। पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कि भैया केमिस्ट्री में मेटल्स किसे बोलोगे या केमिस्ट्री में नॉन मेटल्स किसे बोलोगे, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट अपन ने पहले वीडियो में कंप्लीट किया था। सेकंड वीडियो में क्या निपटाया था भाई अपन ने? सेकंड वीडियो में अपन ने बात करी थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि क्या मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और उन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने कंपेयर किया था। ठीक है, मेटल वर्सेस नॉन मेटल में कंपैरिजन किया था। और उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो एक्सेप्शंस होते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, जो जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करते, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मेटल में भी और नॉन मेटल में भी, वहां से सवाल आता है, तो वहां से क्वेश्चन आएगा। तो वो चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ तो आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अब आज है चर्चा तीसरे लेक्चर की, जिसमें चर्चा किस बात की होगी? चर्चा होगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होते हैं, मतलब व्हाट आर द केमिकल बिहेवियर और व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस अ मेटल कैन पोसेस या मेटल कैन शो। तो वो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में मेटल की ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी। ठीक है, तो दमदार तरीके से शुरुआत करते हैं। शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टा के अकाउंट, जितने भी तुमने जगह जगह पर सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, वहां पर जाकर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। और जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो मेटल को लेकर आती है वो आती है मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ हाउ मेटल विल गोइंग टू रिएक्ट, इस बात को समझना है। अब देखो, एक चीज तुम समझ लो कि जो मेटल है वो एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे यकीन करता है। मतलब वो ये कहता है भाई मैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मैं जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करूं। ठीक है, हमने वही चीज पढ़ी थी इंट्रोडक्शन में, जहां पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंट्रोडक्शन में हमने जहां मेटल की परिभाषा समझी थी, डेफिनेशन ऑफ मेटल, उसमें हमने ये कहा था कि मेटल वो एलिमेंट होता है जो खुशी खुशी राजी हो जाए कि भाई मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में तुम क्या जानते हो? सर ऑक्सीजन जो है वो ये चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो ये चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्यों चाहता है वो ऐसा? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,6 है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो जब मैं मेटल और ऑक्सीजन साथ में रख दूंगा तो ये दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर देंगे। मेटल बोलेगा भैया मुझे स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं, और नॉन मेटल बोलेगा कि यार, ऑक्सीजन बोलेगा यार मुझे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो चल तू लूज कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन वो मैं गेन कर लूंगा। तो अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि यस दे विल गोइंग टू रिएक्ट विथ वन अनदर, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लेंगे? ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे, मेटल एंड ऑक्सीजन। जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो यह बात को बहुत ध्यान से देखेंगे कि मेटल ऑन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जो कि गैस के रूप में होगा, इसलिए मैं ऑक्सीजन गैस लिख देता हूं, विल ऑलवेज गिव यू मेटल ऑक्साइड, विल ऑलवेज गिव यू मेटल का ऑक्साइड। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस विल गिव यू मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गैस विल ऑलवेज गिव यू मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड आपका वहां फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज मेटल ऑक्साइड दैट यू आर हैविंग। अब एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल तो यहां पर दिया हुआ है भाई, कॉपर की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से, तो आपका कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, विच इज बेसिकली क्यूप्रिक ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड, 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां जो कॉपर की वैलेंसी है वो +2 है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो -2 है, देन कॉपर की वैलेंसी इज +2, और +2 पे कॉपर अगर होता है तो उसको बोलते हैं हम क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहां पर जो ऑक्साइड बना रहा है कॉपर, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स
कॉपर ऑक्साइड बोल लो या कॉपर 2 ऑक्साइड बोल लो या क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल लो, तीनों बातें एक ही है। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। इतनी नहीं, मैं और रिएक्शंस भी बता देता हूं। 2 रिएक्शंस और लपकते हैं। एक अपन लपकते हैं सोडियम को लेकर, सोडियम, और एक लेते हैं अपन मैग्नीशियम को लेकर, मैग्नीशियम। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स सोडियम ऑक्साइड, दिस इज Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सो दिस इज नथिंग बट सोडियम ऑक्साइड Na2O, मेटल ऑक्साइड, सोडियम मेटल का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। In the same way, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide MgO, gives MgO magnesium oxide। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन का 2 सोडियम के पास आएगा और सोडियम का 1 ऑक्सीजन के पास जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड में फॉर्मूला कैसे बन रहा है? मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 होती है, 2 और 2 कट गए, 1 और 1 बचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीशियम के पास भी 1 आएगा, ऑक्सीजन के पास भी 1 आएगा, तो बन गया MgO। This is called as magnesium oxide। तो ये हो गया तुम्हारा कौन? मैग्नीशियम ऑक्साइड, अ काइंड ऑफ अ मेटल ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे आप कैल्शियम के बना सकते हो, पोटेशियम के बना सकते हो, आप सारे ऑक्साइड्स बना सकते हो मेटल के। तो मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्लियर हो गई बात? अब इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि मन में सवाल आएगा कि सर कौन सा मेटल बहुत अच्छे से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और कौन सा बहुत बेकार करेगा। तो देखो, तुमने रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑलरेडी पढ़ी है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल ऑलरेडी समझी हुई है। क्या पढ़ी है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल? अगर मैं तुम्हें थोड़ी सी याद दिलाऊं पहले चैप्टर की कुछ बातें, तो वो एक जिंगल था, करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। समझ गए? करीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, सुनकर पतिदेव हंसकर कल्टी हो गए, हंसकर कल्टी हो गए, आ जाओ दिलाऊं गोल्ड और प्लैटिनम। ठीक है? करीना मतलब पोटेशियम, ने मतलब सोडियम, कार मतलब कैल्शियम, मांगी मतलब मैग्नीशियम, ऑल्टो मतलब एल्यूमिनियम, जिंक, जैन मतलब जिंक, फेरारी मतलब आयरन। सुनकर ये टिन है, पतिदेव पीबी लेड है, हंसकर दिस इज हाइड्रोजन। अब ऑल्दो हाइड्रोजन जो है वो याद रखना, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, लेकिन वो मेटल इधर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमको हाइड्रोजन से भी कई बार कंपेयर करना पड़ता है। क्यों कंपेयर करना पड़ता है? अभी आगे की रिएक्शन में तुम्हें समझ में आएगा। जब मेटल की रिएक्शन वाटर से देखोगे या मेटल की रिएक्शन एसिड से देखोगे, तब वहां बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने हाइड्रोजन को यहां पर क्यों पटक रखा है। हंसकर कल्टी, कॉपर मतलब Cu मतलब कॉपर, हो गए मतलब मर्क्यूरी, Hg मतलब मर्क्यूरी, आ जाओ मतलब Ag सिल्वर, दिलाऊं तुम्हें गोल्ड और प्लैटिनम, गोल्ड और प्लैटिनम Au और Pt। ठीक है? दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हालांकि पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, इनफैक्ट दूसरे चैप्टर में भी पढ़ चुके हो, ये सीरीज हर चैप्टर में आती है। दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, मतलब ऊपर वाला जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नीचे वाले मेटल के कंपैरिजन में। तो दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ऊपर वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू नीचे वाला। ऊपर वाला इज मोर रिएक्टिव देन नीचे वाला। क्लियर हो गया? ठीक है? तो ऊपर वाला चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो ऊपर वाला ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। मतलब अगर तुम बात करोगे पोटेशियम और सोडियम की, तो ये इतना वायलेंटली रिएक्ट करेंगे कि हवा में ये आग पकड़ लेंगे, इतना वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एकदम से रिएक्शन बहुत अग्रेसिवली होगी, और अग्रेसिवली होगी तो वो हीट इतनी जनरेट करेगी कि वहां पर आग लग जाएगी। तो ये लोग बड़ा रिएक्टिव होकर रिएक्ट करेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम ठीक ठाक रिएक्टिविटी रखेंगे, मतलब इतना अग्रेसिवली वायलेंटली रिएक्ट नहीं करेंगे बट ठीक ठाक करेंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में एक और बता देता हूं। मैग्नीशियम को हीट करोगे जब आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में आता है। ठीक है? उस रिबन के फॉर्म को पहले आपको स्क्रब करना पड़ेगा, मतलब पहले आपको उसको थोड़ा सा घिसना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम के साथ एक समस्या है, मैग्नीशियम रिबन के साथ एक समस्या है कि मैग्नीशियम रिबन का जो सरफेस होता है वो चूंकि ऑक्सीजन से पहले से ही एक्सपोज होता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग जम जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की।
सपोज करो दिस इज मैग्नीशियम का स्ट्रिप, एक रिबन ले लिया अपन ने मैग्नीशियम की स्ट्रिप, तो इसके ऊपर क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक कोटिंग, एक लेयर बन जाएगी इसके ऊपर। दिस इज अ लेयर ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो गई, दिस इज MgO। ठीक है, अब क्या होगा इससे, अब इससे ये होगा कि जो मैग्नीशियम लेयर की कोटिंग बन गई है, तो ये मैग्नीशियम के कांटेक्ट में और ऑक्सीजन को आने नहीं देगी, और ऑक्सीजन को आने नहीं देगी, क्योंकि ये जो कोटिंग इसके सरफेस पर बन रही है, ऐसे नहीं हवा में कोई लेयर बन गई, हवा में नहीं बनी, इसके मैग्नीशियम रिबन के सरफेस पर, जैसे ये रिबन है तो इसके सरफेस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से बन गई। अब इस लेयर को तुम्हें हटाना पड़ेगा पहले, ताकि तुम मैग्नीशियम को एक्सपोज करो, ताकि ऑक्सीजन आकर उस पर अटैक कर सके। तो उस लेयर को हटाने के लिए तुम्हें ये स्क्रब करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम यूज करोगे सैंड पेपर। सैंड पेपर जो होता है उसको रेतमाल बोलते हैं। देखना वो पुताई करने वाले जो पेंटर्स होते हैं दीवार पे, वो एक घिसते हैं पहले दीवार को, तो वो एक येलो कलर के पेपर से घिसते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैंड पेपर। तो वो सैंड पेपर से आपको इसको पहले रब करना पड़ेगा, स्क्रब करना पड़ेगा, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। सो दिस इज जस्ट टू रिमूव दिस लेयर, टू रिमूव दिस लेयर। तो ये इस लेयर को रिमूव करने की बात है, और एक बार ये लेयर रिमूव हो गई, देन यू हैव अ मैग्नीशियम विथ यू, और मैग्नीशियम डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। तो दिस विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। संपट पड़ गई बात, ठीक है। और उसके नीचे जाओगे तो थोड़ी सी रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन करेंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट इनको थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। जैसे तुम देखो लोहे पर जंग लगती है तो वो आयरन का ऑक्साइड ही बनता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आयरन अभी रखा और 10 मिनट के बाद उसमें जंग लग गई, नहीं होता। कुछ दिन लगते, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीना लगेगा, तब जाकर उस पर जंग लगेगी। मतलब वो रिएक्शन थोड़ी स्लो हो गई, क्यों? क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी कम है, तो करेगा वो ऑक्सीजन से, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। जबकि पोटेशियम और सोडियम टाइम नहीं लेंगे, फटाफट रिएक्ट करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? डन है। तो ये मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन थी, जिसको हमें समझना था कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें एक और बात, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर जो होता है वो याद रखना है कि वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। मतलब जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, दे आर बेसिक ऑक्साइड्स। मतलब यहां समझेंगे कि हमने अभी मेटल प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, वी हैव दिस एज मेटल रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, राइट। तो मेटल ऑक्साइड तुम्हारा बन गया, यहां पर संपट पड़ा इतना सा। जो मेटल ऑक्साइड बना है उसका बेसिक नेचर होगा, बस आप ये याद रखोगे। साबित भी करूंगा मैं, ऐसा नहीं कि याद करवा रहे तो रेक्टिफिकेशन पर चलना है, बट दिस मेटल ऑक्साइड इज जनरली मतलब आमतौर पर, कई जगह एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे, बट जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। हालांकि एसिड और बेस में चर्चा खूब करी है, बट चूंकि वहां पर बेस की नजर से देखा था, अभी मेटल ऑक्साइड्स की नजर से देख रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे दे आर बेसिक इन नेचर। तो दिस इज बेसिक इन नेचर। साबित करते हैं, एक काम करते हैं, अपन ने जो मेटल ऑक्साइड्स बनाया अपन उनकी बात कर लेते हैं। अपन ने सोडियम ऑक्साइड बनाया था Na2O, अपन ने कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, चलो एक बार ऐसा अपन ने वर्बली देख लिया था कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, ठीक है। ये सब मेटल ऑक्साइड्स हैं। अगर इनके पास एक बेसिक नेचर होगा तो पानी में डिसॉल्व होते ही ये बेस बन जाने चाहिए। मतलब इनके पास अगर बेस का कैरेक्टर अगर है तो पानी में जाकर ये कंप्लीटली बेस हो जाने चाहिए। तो साबित करते हैं, लेट्स प्रूव कि पानी में जाकर ये करेंगे क्या, प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O। ध्यान से सुनना, पानी में डिसॉल्व कर दिया। जब सोडियम ऑक्साइड पानी में गया तो इसने बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में गया, दिस इज क्विकलाइन। जब ये पानी में जाएगा तो इट बिकम स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम।
मैग्नीशियम ऑक्साइड जब पानी में गया तो इसने बना लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सब हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, मतलब इन सब में कौन है, OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस, राइट। और अरेनियस साहब ने कहा था जो भी कंपाउंड OH माइनस रिलीज कर सके वो बेस है, मतलब ये सब बेस है। अब हमने कहा बेस अगर है तो ये जिससे बने हैं उनमें से किसी के पास बेसिक कैरेक्टर होगा, उनमें से किसी के पास बेस वाली प्रॉपर्टी होगी। पहले हमने पानी को पकड़ा, उसकी गुट की दवाई उसको ऊपर उठा लिया ऐसे गर्दन पकड़ के, हमने कहा तू बेस है क्या। तो पानी ऐसे मचल रहा है, पाव ऐसे उसके झूल रहे हैं हवा में, बोलता भाई नीचे उतारो, मैं बेस नहीं हूं। मैंने कहा फिर तुमने बेस कैसे बनाया, तो पानी बोलता है सर मैं तो न्यूट्रल हूं, लेकिन डेफिनेटली मेरे अंदर जिसको मिलाया होगा हो सकता है उसके पास बेसिक कैरेक्टर हो। तो बिल्कुल हो सकता है कि उसके पास बेसिक कैरेक्टर। तो हमने कहा तुम्हारे अंदर किसको मिलाया, तो उन्होंने बोला सर ये मेटल के ऑक्साइड्स को आपने मिलाया है। तो तब ये साबित हुआ कि दीज मेटल ऑक्साइड्स आर हैविंग बेसिक कैरेक्टर, इट मींस दे आर बेसिक इन नेचर, because on reacting with water they form a complete base. So on reacting with water, since they are forming a complete base, तो इसका मतलब इन मेटल ऑक्साइड्स के पास एक बेसिक कैरेक्टर होता है, एक बेस वाली प्रॉपर्टीज होती है, एक बेस वाले कैरेक्टर्स, एक बेस वाला बिहेवियर होता है। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक कैरेक्टर जो है होता है, ये हमको देखने को मिला मेटल ऑक्साइड्स में। जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गई बात। तो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। हाउएवर, जनरली बोला है मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक भी होते हैं। नाउ व्हाट इज एम्फोटेरिक, उस पर चर्चा करते हैं पहले, लेकिन एक काम करो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलो, ताकि अपन पुरानी चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़े। ठीक है, तो पहले एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुम्हें एम्फोटेरिक की कहानी भी बताऊंगा। तो पहले तुम ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो एक, इसके बाद एक काम करो, ये रिएक्टिविटी सीरीज जिसपे मैंने ये बताया कि कौन सा मेटल ऑक्सीजन से बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा और कौन सा बहुत अच्छे से नहीं करेगा। ठीक है, तीसरी चीज ये आपकी एक रिएक्शंस मैंने बताई है जहां ये साबित किया है कि मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ये यहां पर साबित होता है। अच्छा, यहां पर एक चीज और जो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, दिख रहे, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कमजोर है। ये ऑक्सीजन से चाहकर भी रिएक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत फिर भी कॉपर कर सकता है, कॉपर को आप ये मान सकते हो कि हाँ भाई कॉपर की रिएक्टिविटी आप देख सकते हो फिर भी, लेकिन कॉपर के नीचे जो है मर्क्यूरी, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी हमने देखी कॉपर ऑक्साइड में, यहां पर सबसे पहले हमने कॉपर की देखी। हालांकि मैं बता दूं इसको हीट करना पड़ेगा तब जाकर ये रिएक्ट करेगा, मतलब तुम सोचो नॉर्मल टेम्परेचर पे कर दे तो नहीं करेगा। तो कॉपर की रिएक्टिविटी फिर भी आप हीट कर देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम की रिएक्टिविटी आपको उतनी दिखाई नहीं देगी जितनी आपको बाकी मेटल्स की दिखाई देगी। मतलब मर्क्यूरी, गोल्ड आपके रिएक्ट ही नहीं करेंगे ऑक्सीजन से क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं एक और पार्ट पर कि हमने कहा था कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, लेकिन देन वी हैव सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक होते हैं, जिनके पास एक ऐसा बिहेवियर होता है कि वो वक्त आने पर एसिड और वक्त आने पर बेस दोनों का किरदार निभा सकते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी दिखा सकते हैं, दोनों का बिहेवियर दिखा सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझेंगे यहां पर इस बात को। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये वो दो मेटल ऑक्साइड है जिनके पास दोनों प्रॉपर्टी है, बोथ बेसिक एज वेल एज एसिडिक ऑक्साइड्स, एंड देयरफॉर दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से, दो याद रखना है आपको, ऐसा नहीं कि सिर्फ दो होते, बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो ये दो हैं, एक हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज Al2O3, एक हो गया आपके पास जिंक ऑक्साइड विच इज ZnO। ये दोनों कहने को है मेटल ऑक्साइड बिकॉज एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल एंड जिंक इज ऑल्सो अ मेटल, तो दोनों कहने को है मेटल ऑक्साइड्स, बट जनरली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होने चाहिए, बट ये दोनों रहने वाले हैं कौन, ये दोनों रहने वाले एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विच कैन बिहेव बोथ एज एसिड एज वेल एज अ बेस। मतलब अगर सामने बेस खड़ा हो तो ये इनके ऑक्साइड्स अपने आप को एसिड बना लेंगे, और सामने अगर एसिड खड़ा हो तो ये अपने आप को बेस बना लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, Al2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराया,
अब HCl कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इट्स एन एसिड। एसिड सामने है तो Al2O3 विल बिहेव एज अ बेस, और बेस और एसिड मिलकर क्या करेंगे? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर सॉल्ट बन गया AlCl3 का प्लस वाटर। एक और देखो, NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे विच इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, so it is a base. Now aluminum oxide will behave as an acid. तो ये खुद को क्या बना रहा है? अब एसिड बना रहा है। सामने बेस खड़ा है तो अब एसिड बना लिया, पहले एसिड खड़ा था तो खुद को बेस बनाया था। अभी भी देख लो, सोडियम एल्यूमिनेट बन गया विच इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर अभी भी फॉर्मेशन कर रहा है, ये रहा वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर तभी बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो मतलब डेफिनेटली यहां बेस भी है और एसिड भी है। तो आप देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह भी एक्ट कर रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। सेम ZNO भी ऐसे ही करता है, सेम ZNO भी ऐसे ही करता है। जिंक ऑक्साइड की अगर हम चर्चा करें तो जिंक ऑक्साइड की भी रिएक्शन में बता देता हूं। जिंक ऑक्साइड के सामने खड़ा कर दो पहले HCl नाम का एसिड। सुनो, HCl नाम का एसिड, ये कौन है? जिंक ऑक्साइड। HCl तो एसिड है, क्लियर हो गया। तो जिंक ऑक्साइड बोलेगा मैं अपना रंग बदल लूंगा, गिरगिट है भाई, रंग बदल लेता है, बोलता है मैं बेस बन जाता हूं। बेस बन जाऊंगा तो क्या करूंगा? जिंक क्या करेगा? H को डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्ट से, मतलब उसके आयन से, तो क्या बन जाएगा? Cl के साथ घर बसाएगा, ZnCl2। H बदला लेगा, H किसके साथ जाकर लगेगा? जिंक की जगह पर ऑक्सीजन के साथ जाकर लगेगा, क्या बनेगा? H2O। तो ये बन गया जिंक क्लोराइड प्लस H2O। जिंक क्लोराइड इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। तो सॉल्ट प्लस वाटर क्यों बन गया? क्योंकि ये एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई। तो जिंक ऑक्साइड यहां पर किसका किरदार निभा रहा है? बेस का किरदार निभा रहा है। जिंक ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह बिहेव कर रहा है। अब लेकिन आगे सुनो, NaOH पटक लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और फिर से ले लो कौन? जिंक ऑक्साइड ZNO। तो NaOH और जिंक ऑक्साइड आपने ले लिया। NaOH कौन है? तुम्हारा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये फिर रंग बदल लेगा और बोलेगा मैं एसिड बन जाता हूं, और एसिड बन जाऊंगा तो जिंक क्या करेगा? अभी भी H को लात मारेगा और ONA के साथ घर बसाएगा। ONA के साथ घर बसाएगा तो Na2ZnO2 बन जाएगा। Na और O के साथ Zn लग जाएगा तो Na2ZnO2 बन जाएगा। इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज सोडियम जिंकेट। दिस इज सोडियम जिंकेट विच इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का नमक है। H ने लात खाई, H को लात पड़ी ना जिंक की तरफ से, तो कहां गया? ऑक्सीजन के पास गया। H और O मिलकर एक ही चीज बनाते हैं, दैट इज H2O, वाटर। तो यहां पर आपके पास सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। सॉल्ट प्लस वाटर क्यों बन रहा है? क्योंकि एक बेस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ। तो यहां जिंक ऑक्साइड किसका बिहेवियर दिखा रहा है? एक एसिड का। तो ऊपर बेस बन रहा है, नीचे एसिड बन रहा है, मतलब मेरे लिए जिंक ऑक्साइड क्या हो गया? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो गया। इट्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बोथ एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। क्लियर हो गया? तो आपको ये बस याद रखना है, जनरली मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, बट एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड बेसिक भी है और एसिडिक भी है, तो एम्फोटेरिक है वो। ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स में आगे पढ़ाऊंगा, वहां पर वो एसिडिक नेचर के भी हो सकते हैं और न्यूट्रल नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाएंगे, ना एसिड की ना बेस की, एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली नॉन मेटल ऑक्साइड्स हम बाद में बात करेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में, बट अभी फिलहाल हमने बात कर ली मेटल ऑक्साइड्स की। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां पर मेटल ऑक्साइड्स को लेकर? यहां मेटल ऑक्साइड वाली प्रॉपर्टी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, लपक के इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। जल्दी से इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लो और फिर इस वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लो जहां पर मैंने तुम्हें दिखाया है कि जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो यहां पर मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन जो मेटल ऑक्साइड देता है वो समाप्त होती है। अब आते हैं अगली रिएक्शन पे। अगली रिएक्शन क्या है भाई? मेटल की रिएक्शन पानी के साथ क्या होगी? क्या मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल करते हैं। और ऊपर के जो मेटल्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो बहुत वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कि पानी के पड़ते ही वो उनमें आग लग जाती। सोडियम और पोटेशियम इसके बेस्ट एग्जांपल है कि भाई सोडियम और पोटेशियम को जैसे ही आपने पानी से टच कराया वो क्या करेंगे? आग पकड़ लेंगे। हवा में इसलिए सोडियम और पोटेशियम को आप नहीं रखते क्योंकि एयर भी है, ऑक्सीजन भी है और मॉइस्चर भी है, दोनों मिल गया तो आग पकड़ ही लेगा। इसलिए दे आर केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन, दे आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। सवाल बचपन में पूछा जाता था कि सोडियम और पोटेशियम को आप मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों स्टोर करते हो? ताकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आए, क्योंकि वो रिएक्ट करेगा तो आग पकड़ लेगा। तो 100% मेटल रिएक्ट करता है
वाटर के साथ क्यों रिएक्ट करता है, कैसे करता है और क्या बनाता है, ये चर्चा का विषय है, तो उसको समझ लेते हैं यहां पर लपक के। तो हमारे पास है मेटल, ठीक है, रिएक्टिंग विथ वाटर। वाटर को क्या मैं HOH लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, H2O लिखते हैं, बट H और OH का बॉन्ड ऐसे मैं दिखाना चाहता हूं, तो वो अभी अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि अगर ये इससे रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, मेटल H को लात मार देगा, मेटल H को लात मारेगा। कौन से मेटल मारेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से मेटल मारेंगे, वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लात मार पाएंगे। भाई हाइड्रोजन से जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं वो लात नहीं मार सकते, तो हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो पानी में हाइड्रोजन को लात मारेंगे, ठीक है। तो पानी में हाइड्रोजन को लात पड़ गई, किसके साथ मेटल ने घर बसाया, OH के साथ। मेटल को लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए M, ठीक है, इन जनरल। तो मेटल ने किसके साथ घर बसाया, MOH के साथ, तो बन गया MOH। दिस इज कॉल्ड मेटल हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल का बन गया कौन, हाइड्रोक्साइड। प्लस H क्या होगा, लात खाकर अकेला ही निकलेगा, क्योंकि कुछ और तो है नहीं मेटल के पास जिसके साथ जाकर वो बदला ले ले और उसके साथ लग जाए। मेटल तो M अकेला है यहां पर, तो हाइड्रोजन अकेला ही जाएगा, और हाइड्रोजन अकेला जाएगा तो इट विल गोइंग टू गिव यू हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस along with the main product as metal hydroxide। तो मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और क्या बनाएगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बट एक चीज और याद रखना यहां पर, कि जो हम यहां पानी लेंगे, जो हम यहां पर पानी लेंगे, ध्यान से सुनना, या तो ये कोल्ड वाटर होगा या फिर ये हॉट वाटर भी हो सकता है। तो कोल्ड वाटर और हॉट वाटर होगा तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, मतलब ठंडा पानी भी ले सकते हो, गर्म पानी भी ले सकते हो। अब कब ठंडा लेना है कब गर्म लेना है इस पर मैं आता हूं, कि हमें पता होना चाहिए ना कौन सा मेटल ठंडे पानी से कर जाएगा, कौन से मेटल को गर्म पानी लगेगा, तो ये मैं बताऊंगा। लेकिन अगर ठंडा पानी या गर्म पानी ले रहे हो तो आप याद रखना, आप मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करोगे, तो वहां पर जो बनेगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन अगर आप स्टीम ले लेते हो, भाप ले लेते हो, जो कि सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है भाई पानी का फॉर्म, क्योंकि पानी ठंडा वाटर, गर्म पानी और उसको भी और गर्म करा तो वो बन गई स्टीम, सबसे ज्यादा हीट उस स्टीम में है। तो अगर आप स्टीम ले लेते हो तो ध्यान से सुनना, यहां पर एक और कैच है कि अगर मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा, अब यह भी देखने वाली बात है कि कौन सा मेटल स्टीम से रिएक्ट करेगा, वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन अगर स्टीम है तो फिर हाइड्रोक्साइड ना बनकर मेटल का ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, और इसमें भी निकलेगी तुम्हारी हाइड्रोजन गैस। सो दिस विल ऑल्सो गिव यू हाइड्रोजन गैस, ये तो कॉमन है, लेकिन यहां कैच है कि यहां पर मेटल ऑक्साइड बनेगा। वहां हाइड्रोक्साइड था, यहां मेटल का ऑक्साइड है, बस इतना याद रखना है। गर्म पानी ठंडे पानी के साथ हाइड्रोक्साइड, स्टीम भाप के साथ मेटल का ऑक्साइड। क्लियर हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके साथ वो ठंडे पानी, कौन सा मेटल ठंडे पानी से रिएक्ट करेगा, कौन सा गर्म पानी से करेगा और कौन सा स्टीम से करेगा, ये चर्चा और कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं, इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं कि आप उनको ठंडे पानी से ही रिएक्ट करवा दो वो वैसे ही हो जाएंगे। अरे तुम हवा में रख दो तो हवा का मॉइस्चर ही पकड़ के रिएक्ट हो जाएंगे, वायलेंटली रिएक्ट होंगे, अग्रेसिवली रिएक्ट होंगे, इतनी तेजी में रिएक्ट होंगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट की हीट जो प्रोड्यूस होगी वो आग लगा देगी, वो आग पकड़ लेगी। तो वहां पर क्या होगा, आपको हीट एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। तो देखो, पोटेशियम था, वाटर का था HOH, H को लात मारी, OH के साथ घर बसाया, KOH बन गया। H क्या करेगा, अकेला जाएगा H2 गैस बन के और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सेम, ठीक है, सोडियम भी हो सकता है, यहां पर ये रिएक्शन तो रिपीट हो गई। एनीवे सोडियम की मैं बता देता हूं, सोडियम प्लस वाटर HOH क्या करेगा, सोडियम H को लात मार देगा, OH के साथ घर बसाएगा, OH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाउ दिस विल फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। प्लस यहां पर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा NaOH, एंड प्लस ये क्या प्रोड्यूस करेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस।
ये आ गया, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और ये H अलग से जाएगा तो इट विल गोइंग टू गिव यू हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये बड़ा वॉलेंटली रिएक्ट करेंगे कि इसमें हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, ये भी लिख देता हूं। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि भैया आग पकड़ लेगी वो चीज, तो ये रिएक्शन जो होगी ये डेंजरस होती है। मतलब ये आग पकड़ लेती है तो आग लगने का डर रहता है, तो ये रिएक्शंस बड़ी डेंजरस रिएक्शंस होती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया इस चीज को लेकर, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट एक और सुनो। कैल्शियम की रिएक्शन वाटर से लेस वायलेंट है। कैल्शियम क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़ा नीचे आ गया ना, सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम फिर कैल्शियम, करीना ने कार, फिर मांगी भी आएगा मैग्नीशियम। तो कार यानी कि कैल्शियम की रिएक्टिविटी उतनी वायलेंट नहीं है, बट पानी से कर जाएगा और ठंडे पानी से भी कर जाएगा ये, ठीक है। ठंडे पानी से भी कर जाएगा, इवन गर्म पानी से भी कर जाएगा। तो द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हीट एनर्जी जो निकलती है वो इतनी हीट नहीं निकलेगी, तो इसलिए इसमें आग नहीं लगेगी, इसलिए ये लेस वायलेंट होगा। बट कैल्शियम क्या करेगा, H को लात मारेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेम क्लियर हो गया। सेम मैग्नीशियम भी यही है, और ये ठंडे पानी से भी कर सकते हैं, गर्म पानी से भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्या करेगा, पानी से रिएक्ट करने के लिए मैग्नीशियम H को लात मारेगा, OH के साथ घर बसाएगा, क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस, which is nothing but मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन अकेला जा रहा है, तो इट विल गिव यू हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। Mg ने H को लात मारी, MgOH होल ट्वाइस, और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। हीट एनर्जी बहुत नहीं निकलेगी, इसलिए हाइड्रोजन गैस आग नहीं पकड़ेगा। ऊपर हीट एनर्जी बहुत निकल रही है, तो हाइड्रोजन गैस ने आग पकड़ ली, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की रिएक्शन है। अब इसमें एक और चीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनते हैं, मैग्नीशियम प्लस HOH गिव्स MgOH। वही रिएक्शन रिपीट करके लिख रहा हूं यहां पर, कुछ समझाना और है मुझे, क्योंकि तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही है सेम कैल्शियम HOH के साथ, और इसमें ठंडा पानी गर्म पानी दोनों ले सकते हो, दोनों के साथ कंफर्टेबल है ये। तो कैल्शियम H के साथ H को हटाएगा, OH के साथ घर बसाएगा, क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हीट नहीं निकलेगी, इसलिए यहां पर आप उसकी टेंशन मत लेना कि ये क्या आग पकड़ेगा, बिल्कुल नहीं पकड़ेगा। आपके पास बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मेरी बात सुनना, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। छोटे छोटे पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं, जहां पर हाइड्रोजन गैस जाकर ट्रैप हो जाती है। देखो रिएक्शन तो पानी के अंदर हो रही है ना, तो मान लो ये तुम्हारे पास एक बकेट है, इसमें तुमने पानी भर दिया, ये पानी भर दिया, और तुमने इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल पटक दिया। जब तुमने कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल पटका तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स बन गए होंगे और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स बन गए होंगे, राइट। अब इनके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब इनके सरफेस पर ना, इन हाइड्रोक्साइड्स के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स पर कौन ट्रैप हो जाती है, दिस हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, वो ट्रैप हो जाती है। और हाइड्रोजन गैस याद रखना, इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से भी कम होती है। तो हाइड्रोजन जब पानी के अंदर बैठ आ जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो हाइड्रोजन की एक टेंडेंसी होती है कि वो एस्केप करना चाहता है, वो निकलना चाहता है बाहर लो डेंसिटी के कारण। तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि बाहर निकलेगा, लेकिन वो इसके ऊपर ट्रैप हो चुका होगा, तो वो इसको भी इनके सरफेस पर ले आएगा। ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पर ले आएगा वो, किनको, इन हाइड्रोक्साइड को। तो आप देखोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस वाटर। तो पानी की सतह पर ये तैरते। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पानी की सतह पर तैर रहे हैं। तो उसका सिंपल रीजन ये है कि जब इनका फॉर्मेशन पानी में होता है, तो इनके साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है, और इन हाइड्रोक्साइड्स के सरफेस पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, छेद होते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो इन होल्स में ट्रैप होती है, और ट्रैप होती है तो हाइड्रोजन गैस क्योंकि अपलिफ्ट होती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है, तो वो एस्केप करना चाहती है, तो वो अपने साथ हाइड्रोक्साइड्स को भी उठाकर ले जाती है। और कहां छोड़ देती है, सरफेस पर लाकर छोड़ देती है। तो आपको ये हाइड्रोक्साइड्स क्या मिलते हैं, सरफेस पर फ्लोट होते हुए मिलते हैं, सरफेस पर तैरते हुए मिलते हैं। तो इस वजह से आप इनको कहोगे कि सरफेस पर ये फ्लोट हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का,
ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी कैल्शियम और मैग्नीशियम को। अब सुनो, उससे नीचे और आ जाओ। करीना ने कार मांगी, 4 हो गए। ऑल्टो जैन फरारी, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। भाई साहब, ना ये गर्म पानी से ना ये ठंडे पानी से किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इनको चाहिए बहुत हाई एनर्जी का पानी। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो इनकी रिएक्टिविटी कम है तो ये नॉर्मल पानी से रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको चाहिए स्टीम जिससे ही रिएक्ट कर सके, जिसके पास बहुत एनर्जी हो, तो वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे। अब तुम मेरी यहां पर बात समझना, जब ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो दे विल नॉट रिएक्ट नीदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, बट दे रिएक्ट विद स्टीम, और स्टीम से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ये चीज मैंने बता दी थी। तो एल्यूमिनियम को स्टीम से आपने रिएक्ट कराया, दिस इज वाटर, लिखेंगे वाटर के फॉर्म में, बट यहां गैस लिख दिया, मतलब ये स्टीम है, तो बन गया एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सेम आयरन H2O स्टीम के साथ, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन स्टीम के साथ। सेम जिंक, जिंक भी ले लो, H2O के साथ, जो कि गैस फॉर्म में यानी कि वेपर फॉर्म में, तो क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको देखने को मिलेगा किसने जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर हो गई बात? एकदम क्लियर है कंसेप्ट, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर आपको मिल रही है, ठीक है। तो स्टीम के साथ जब आप रिएक्शन देखोगे तो स्टीम के साथ आपको रिएक्शन में हमेशा याद रखना मेटल का ऑक्साइड मिलेगा। और कौन स्टीम से रिएक्ट करेगा? नीचे वाले, पहले 4 के नीचे वाले। करीना ने कार मांगी, यहां तक तो हॉट कोल्ड चलता रहेगा वाटर। ऑल्टो जैन फरारी, ऑल्टो जैन फरारी पर आप कहां आ गए? आप आ गए स्टीम पर। उसके नीचे जो है टिन, लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, ये करेंगे ही नहीं पानी से रिएक्ट, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी निहायती बहुत लो है, बहुत ही लो है, और इतनी लो है कि पानी से नॉर्मल ये कोल्ड, गरम, स्टीम, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस इतना अपने को याद रखना है ये चीज पर। लपक के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर हमने मेटल की रिएक्शन पानी के साथ भी कंप्लीट मान ली है, कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने ये चीज पानी के साथ देख ली है। नेक्स्ट मूव टू दिस पार्ट। यहां पर मैंने बताया व्हाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड प्री बोर्ड में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब फॉर्मेशन होता है पानी की रिएक्शन में, तो वो पानी की सतह पर तैरते क्यों हैं? तो उसका रीजन मैंने यहां पर तुमको दे दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ क्या होती है, किस प्रकार वो एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं। तो हाउ मेटल्स विल गोइंग टू रिएक्ट विद एसिड। अब एसिड्स के साथ क्या होगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, देख लो यहां पर। मेटल को लिख लेता हूं M, एसिड को लिख लेता हूं H। सर ए कौन है? ए कोई भी एनायन है, लेकिन H जो है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि एसिड वो होता है जिसमें H+ रिलीज हो। अपन ने एसिड में ये चीज पढ़ी है कि एनी कंपाउंड विच रिलीजेस H+ आयंस, हाइड्रोनियम आयंस इन एक्वस मीडियम आर नोन एज एसिड्स। तो हाइड्रोजन होना जरूरी है उसके लिए, तो हाइड्रोजन है। अब अगर ये मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, समझ गए? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव मतलब हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो क्या करेगा? लात मारेगा, बोले तो डिस्प्लेस करेगा, तो H को डिस्प्लेस कर देगा। किसके साथ घर बसाएगा? A के साथ। तो मेटल एक पॉजिटिव आयन, A एक नेगेटिव आयन, मतलब ये बन गया सॉल्ट, Ma नाम का सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगा, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस बन गया। क्लियर हो गया? तो मेटल जनरली किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो Ma+ यानी कि सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ मेटल उठा लेते हैं। एक तो उठा लेते सोडियम HCl के साथ, एक उठा लेते कैल्शियम H2SO4 के साथ, और एक ले लेते हैं मैग्नीशियम H3PO4 के साथ, ठीक है। ये सब मेटल्स है, ये सब एसिड्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सब एसिड्स है, ठीक है। सब में तुम्हें कौन दिखेगा? हाइड्रोजन दिखेगा। तो मेटल का काम क्या है? हाइड्रोजन को लात मारना, क्योंकि जितने मेटल मैंने लिए हैं ये सब हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है। तो ये मेटल क्या करेगा? H को लात मारेगा, घर बसाएगा Cl के साथ, तो ये बन जाएगा NaCl, NaCl।
दिस इज सोडियम क्लोराइड विच इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट, विच इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सेकेंड, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को लात मार दी, कैल्शियम ने हाइड्रोजन को लात मार दी, किसके साथ घर बसाया? SO4 के साथ। SO4 के साथ क्या बनेगा? CaSO4 प्लस हाइड्रोजन को लात मार दी, हाइड्रोजन गैस। दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट। सॉल्ट है ये भी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम सल्फेट। तीसरा और देख लो, बोलो क्या बनेगा यहां पर? MgH को लात मारेगा। बैलेंस नहीं कर रहा है, बैलेंसिंग अलग मुद्दा है, बट अपन अभी मेन प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को लात मारी, किसके साथ घर बसाया? PO4 के साथ, तो बन गया Mg3PO4 होल ट्वाइस। इट इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये भी सॉल्ट है, सब सॉल्ट है। सॉल्ट क्या होता है? जिसमें कैटायन और एनायन हो, कैटायन और एनायन हो, कैटायन और एनायन हो, वो सब सॉल्ट होते हैं। बस कैटायन H+ नहीं होना चाहिए और एनायन OH- का नहीं होना चाहिए। तो कैटायन अगर H+ नहीं है, एनायन OH- नहीं है, और कैटायन और एनायन कोई और है, तो वो सॉल्ट माना जाएगा। तो ये सॉल्ट है। प्लस क्या रिलीज होगी यहां पर भी? हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि मेटल की रिएक्शन आप एसिड के साथ होते हुए देखते हो, इसलिए आप क्या करते हो? मेटल्स को एसिड्स को मेटल कंटेनर्स में स्टोर नहीं करते। ये सवाल पूछते कि एसिड्स को हम कहां स्टोर करने चाहिए, क्या मेटल कंटेनर में स्टोर करना सेफ है? नहीं है, क्योंकि एसिड अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, क्योंकि एसिड उस मेटल कंटेनर के मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा, तो वो सॉल्ट बन जाएगा एक्चुअली। तो फिर एसिड तुम्हारा खराब हो गया, मतलब एसिड की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, इसलिए उनको मेटल कंटेनर में आप स्टोर नहीं करते। क्लियर हो गया ना एसिड्स की बात? अब यहां पर एक और छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है उसको भी तुम समझ लो। अगर एसिड तुमने HCl लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमने नाइट्रिक एसिड ले लिया, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, तो HNO3 बहुत अच्छा एसिड है, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड, बहुत शानदार एसिड है, लेकिन यह एसिड के साथ साथ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, और इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोल दूं तो गलत नहीं हूं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। मतलब ये एसिड तो है, लेकिन ये बोलता है सर मैं किसी को ऑक्सीडाइज भी कर सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं किसी सामने वाले को ना ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं उसको ऑक्सीडेशन कर सकता हूं, उसका मैं उसको अपनी तरफ से ऑक्सीजन दे सकता हूं, तो मैं उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। नाइट्रिक एसिड ऐसा बोलता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वो मेटल के साथ रिएक्शन करने में भी दिखा देता है। एग्जाम्पल, कैल्शियम, एक और बार लेते हैं, HNO3 विथ मैग्नीशियम। ध्यान से सुनना, रिएक्शन बड़ी सिमिलर है। कैल्शियम अभी भी H को लात मारेगा, बीइंग मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो H को लात मारेगा और NO3 के साथ घर बसाएगा। NO3 के साथ घर बसाएगा तो बनेगा CaNO3 होल ट्वाइस, विच इज कॉल्ड कैल्शियम नाइट्रेट, अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट। कैल्शियम नाइट्रेट जो कि एक सॉल्ट है अनडाउटेडली, क्योंकि ये कैटायन है और NO3 एक एनायन है, तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस लात किसको पड़ी? हाइड्रोजन को पड़ी। अब लात हाइड्रोजन को पड़ी तो निकलनी कौन सी गैस चाहिए थी? हाइड्रोजन गैस जैसे निकल रही है। लेकिन नाइट्रिक एसिड क्या बोलता है यहां जाते जाते हाइड्रोजन से? क्या हाइड्रोजन, सुन यार मेरी बात, मुझे मालूम है तेरे साथ बुरा हुआ, तुम मेरे अंदर से किसी ने तेरे को लात मार दी और तू निकल गया। अब मैं इसको कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कोई तुझसे ज्यादा रिएक्टिव आ गया और तुझको लात मार दी। तुझसे ज्यादा रिएक्टिव मतलब कौन? मेटल आ गया, और मेटल ने आकर HNO3 में नाइट्रिक एसिड के अंदर H को लात मार दी। कहता मैं ज्यादा कुछ करने तो नहीं सकता, लेकिन मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हूं, तो तू लात खा के अकेला मत निकल, तू एक काम कर, मेरे से ऑक्सीजन ले जा, मेरे से ऑक्सीजन ले जा, और ऑक्सीजन जब ले जाएगा तो तू H और O मिलकर वाटर बन के निकल जाना, मतलब पानी बन के निकल जाना। तो ये हाइड्रोजन को क्या मिला? जाते जाते उसके साथ बुरा तो हुआ कि उसको लात पड़ गई और हाइड्रोजन गैस बन के जा रहा था, लेकिन नाइट्रिक एसिड के अंदर वो एक भावना आ गई, उसके सिंपैथी आ गई, तो उसने बोला यार मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हूं। नाइट्रिक एसिड बोलता है मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हूं, मैं लोगों को ऑक्सीजन बांटता हूं, तो तुम मेरे घर से खाली हाथ मत जा, तू एक काम कर, ऑक्सीजन लेकर जा, और ऑक्सीजन लेकर जाएगा तो H2 ना निकलकर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वाटर का फॉर्मेशन होगा, तो यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो दिस इज सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, तो सॉल्ट प्लस वाटर आपको मिलेगा। जबकि किसी और एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस ही थी,
बट नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकली, वाटर निकला। क्लियर हो गया? एंड दिस इज इंश्योर करना कि ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा, कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए। कंसंट्रेटेड हुआ तो हाइड्रोजन ही निकलेगी, फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, ये भी याद रखना। तुम्हें कंसंट्रेटेड की रिएक्शन नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, बट डाइल्यूट के साथ ही वाटर होगा यहां पर। सेम नीचे भी, यहां पर भी हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीशियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को लात मारी, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को लात मारी तो MgNO3 होल ट्वाइस, यानी कि क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। तो दिस विल गिव यू मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस अगेन हाइड्रोजन को लात पड़ी तो वो क्या बनकर निकलेगा, वाटर बन के निकलेगा। तो क्या बन के निकलेगा, वाटर बन के निकलेगा। तो वो वाटर बन के निकला, हाइड्रोजन अकेला नहीं निकला, गैस बनकर H2O बनकर निकला। क्लियर हो गया? तो दिस इंडिकेट्स दैट नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब यहां ये समझ में आता है कि ये जो नाइट्रिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में, इट्स अ स्ट्रॉन्गेस्ट बोलना चाहिए, बल्कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इससे साबित होता है। क्लियर हो गई? हाउएवर एक्सेप्शन का भी एक एक्सेप्शन और है, वो भी सुन लो। दुनिया का कोई भी मेटल अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, लेकिन अगर मैग्नीशियम और मैंगनीज रहे तो, यहां पर मैंने एक एक्सेप्शन में, यहीं पर मैंने मैग्नीशियम लिया था ना, मैंने मैग्नीशियम लिया था भाई, करेक्शन करेंगे, ये एक्सेप्शन है। अगर मैग्नीशियम रहा या मैंगनीज रहा तो उस केस में फिर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात याद रखना। मतलब तब उसमें सिर्फ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ओनली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ओनली हाइड्रोजन गैस। करेक्शन, मेरे को फ्लो में वो एक्सेप्शंस बाद में ध्यान आया और मैंने एग्जांपल ऑलरेडी ले लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। करेक्शन, मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये बात याद रखना। सिर्फ किसके साथ मैं बोल रहा हूं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। तो मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ नाइट्रिक एसिड की जब रिएक्शन होगी, दिस इज नाइट्रिक एसिड, तो ये अपनी ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, तो इट विल नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। तो ये अपना ऑक्सीडाइजिंग का जो कैरेक्टर है ना ऑक्सीजन देने का, वो तब नहीं दिखाएगा, तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, ये याद रखना। मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ तो रिएक्ट तो करेगा, सॉल्ट भी बनाएगा, लेकिन तब हाइड्रोजन से सिंपैथी नहीं दिखाएगा और सीधा हाइड्रोजन को अकेले जाने देगा, और अकेले जाने देगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो अकेले जाने देगा तो क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। इन दोनों के अलावा कोई और मेटल होता, कोई भी मेटल होता इन दोनों के अलावा, मैग्नीशियम और मैंगनीज के अलावा, जैसे कैल्शियम था, सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, कोई भी होता तो आपको सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलता, तब वहां पर नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जरूर दिखाता। अदरवाइज मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ वो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो मैग्नीशियम में मैंने ऑल्दो एग्जांपल ले लिया था, बट करेक्शन ये कि यहां पर हाइड्रोजन गैस मैंने लिख दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया? यही चीज यहां पर लिखी हुई है और कुछ नहीं है, यही सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, तो आप पढ़ लो एक बार। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, इट इज बिकॉज HNO3 is a strong oxidizing agent. It oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxides, N2O, NO और NO2। हाँ, एक और चीज है कि इसमें आपको N2O, NO और NO2 भी मिलते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड खुद को क्या कर देता है, नाइट्रिक एसिड खुद को रिड्यूस कर देता है। तो इसमें एक और चीज मिलेगी आपको, वो भी करेक्शन करेंगे अपन यहां पर कैल्शियम के साथ। तो यहां पर आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मिलेंगे, तो यहां पर आपको इसके साथ क्या मिलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी मिलेगा। कोई सा भी ऑक्साइड हो सकता है, वो बैलेंसिंग में अपन देख लेंगे। N2O भी हो सकता है, NO भी हो सकता है और NO2 भी हो सकता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी मिलेंगे जो नाइट्रिक एसिड खुद को रिड्यूस करेगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पर वो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, तो वहां पर सिर्फ H2 निकलेगा और कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं निकलेगा, ये भी लिखा हुआ है। बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज reacts with very dilute nitric acid to evolve only hydrogen gas. तो they will evolve only hydrogen gas. क्लियर हो गया? साथ में लास्ट लाइन में लिखा है कि कौन से मेटल रिएक्ट करेंगे, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस करेंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा मेटल विथ डाइल्यूट एसिड्स वाला पार्ट भी, रिएक्शन का पार्ट भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है।
तो ये अपन ने देख लिया है, ये अपन आगे और इस पे देखेंगे। मैग्नीशियम और मैंगनीज का एक्सेप्शन याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका एक्सेप्शन। साथ में आप ये भी देख लेना कि यहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड्स के, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन भी होंगे, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के फॉर्मेशन भी आपको मिलेंगे। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ कंप्लीट होती है। अगली रिएक्शन पर आते हैं जहां मेटल की रिएक्शन सॉल्ट्स के साथ क्या होती है, ठीक है। अब सॉल्ट्स में तुम एक बात याद रखना, सॉल्ट्स में आपके एक केटायन होगा और एक एनायन होगा, मतलब वहां केटायन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा सॉल्ट में। और मेटल का नेचर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब अगर मेटल ज्यादा ताकतवर है किससे, इस वाले इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो सॉल्ट में है, तो भैया वो उसको लात मार देगा। सर हमें कैसे पता चलेगा ताकतवर है या नहीं है? अरे सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर ये वाला मेटल इस वाले मेटल के सॉल्ट में जो मेटल है उसके ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, और रिएक्टिव है तो लात मार देगा, अगर नीचे है तो लात नहीं मार पाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं, सेम है, ठीक है। सो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो मेटल ए है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी भी है, मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी, मेटल ए is more reactive than metal B, then what will going to happen? मेटल A B को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, अब सॉल्ट बन जाएगा A वाले मेटल का और B अकेला निकल जाएगा तो मेटल B। डिस्प्लेसमेंट सिंगल डिस्प्लेसमेंट। A B है, C इज मोर रिएक्टिव, तो C ने क्या करा, C ने A को लात मार दी, C ने A को लात मार दी क्योंकि C की रिएक्टिविटी ज्यादा है A के कंपैरिजन में, तो C ने A को लात मार दी, B के साथ घर बसा लिया, B के साथ घर बसा के BC बन गया और ये बन गया क्या, A अकेला, तो मेटल A। कोई भी रिएक्शन ले लो यार इसमें, चल देखो यहां पर जिंक कॉपर सल्फेट, वो भी एक्वस मीडियम में, बता देता हूं ये ब्लू कलर का होता है, इट्स ऑफ ब्लू कलर। क्या करेगा बोलो, जिंक क्या करेगा, कॉपर को लात मार देगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, किसके साथ घर बसाएगा, SO4 के साथ घर बसाएगा, क्या बन जाएगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग निकाल देगा तो कॉपर अलग निकल जाएगा, तो दिस विल बी कॉपर, जो कि रेड ब्राउन कलर का आपको कॉपर मिलेगा, और ये आपको एक कलरलेस मिलेगा, मतलब कलरलेस कह लो या व्हाइट कलर कह लो, तो ये व्हाइट कलर का मिलेगा जिंक सल्फेट। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन विल कन्वर्ट इनटू व्हाइट कलर सोल्यूशन, और उस पर रेड ब्राउन का क्या हो जाएगा, कॉपर आपको डिपोजिशन मिल जाएगा। तो यहां जिंक क्योंकि रिएक्टिव था कॉपर से, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है। करीना ने कार मांगी, ऑल्टो जेन ऊपर आती, फरारी सुनकर पटौदी भाई, हंसकर कल्टी मतलब कॉपर बहुत नीचे आया, तो जिंक ने कॉपर को लात मार दी, ठीक है। तो ये आपको सॉल्ट सॉल्यूशंस बेसिकली मिलेंगे। बहुत सारी रिएक्शंस आपके पास है, जैसे लेड मेटल आपके पास है और क्यूप्रिक क्लोराइड है आपके पास, दिस इज क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, Pb इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लात मार देगा, तो ये बन जाएगा PbCl2 प्लस कॉपर का डिपोजिशन। अब सुनो, ब्लू ग्रीन सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, इसका जो सोल्यूशन है वो ब्लू ग्रीन कलर का है, तो कलर चेंज होंगे क्योंकि नमक के आयंस बदल रहे हैं, तो कलर चेंज होंगे, तो ब्लू ग्रीन कलर है एंड द सोल्यूशन टर्न्स कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड क्लोराइड की वजह से इट विल गोइंग टू गेट कलरलेस, मतलब फिर वहां पर कोई कलर नहीं होगा, तो जो ब्लू ग्रीन कलर था वो कलर आपका खत्म हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल सॉल्ट में रिएक्ट कर सकते हैं जब सॉल्ट में मौजूद मेटल से ज्यादा रिएक्टिव वो मेटल है जो रिएक्ट करने आ रहा है, अगर लेस रिएक्टिव है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो कॉपर की रिएक्टिविटी सिल्वर से बहुत ज्यादा है, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को लात मार देगा, NO3 के साथ घर बसाएगा, कॉपर नाइट्रेट, दिस इज क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस सिल्वर अकेला निकल जाएगा, तो सिल्वर सॉलिड बनके डिपॉजिट होगा। अब इसमें कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, द सॉल्यूशन स्टार्ट्स टर्निंग ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर +2 आयन। तो ये कलरलेस था पहले, मतलब इसमें कोई कलर नहीं था सिल्वर नाइट्रेट में, लेकिन क्योंकि क्यूप्रिक नाइट्रेट बन गया जिसमें कॉपर +2 के आयन से, तो ये धीरे धीरे किस कलर का कन्वर्ट होगा, ये धीरे धीरे कलर होगा ब्लू कलर में कन्वर्ट, तो कलर ब्लू में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गई बात। तो ये आपके कलर एक्सचेंज भी होते हैं, बट या ये भी याद रखना है यहां पर
यहां पर यह भी याद रखना है कि अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल होता, जैसे मान लो कॉपर अब ZnSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा होता, तो अब Zn ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई कॉपर जिंक को लात मार दे, नहीं मार सकता क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो क्या होगा यहां पर? नो रिएक्शन। तो देयर विल बी नो रिएक्शन एट ऑल। तो यहां पर आपको कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी। देयर विल बी नो सच रिएक्शन गोइंग टू अकर। क्लियर हो गया? तो ये किसके साथ हो गया? मेटल प्लस सॉल्ट की रिएक्शन। और कौन सा किससे ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को लात मार सकते हैं। ऊपर वाले मेटल्स नीचे रखे गए मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। नीचे रखे गए मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा हूं, रखे गए मेटल्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहां पर सॉल्ट के साथ भी इनकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। फटाफट क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर ये वाले पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट लेंगे। हालांकि चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के तौर पे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये सारी चीजें। ठीक है, यहां पर ये भी देखेंगे, इनकी रिएक्शन को भी समझेंगे। एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं, कलर का चेंज जो मैंने बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखेंगे। और ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है जिसको यहां पर भी अपन देखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं लास्ट रिएक्शन पर इसके साथ, जो कि है मेटल की रिएक्शन जब नॉन मेटल से होगी तो क्या होगा। होगी भी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि दोनों अपोजिट नेचर के हैं और जब दोनों को साथ रख दोगे तो दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे। वो कहते हैं ना, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ऑपोजिट है भाई मेटल और नॉन मेटल, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल गोइंग टू रिएक्ट विद ईच अदर। क्यों? क्योंकि भैया मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। मेटल बोलता है यार मैं दुनिया में स्टेबल तभी हूंगा व्हेन आई विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो मुझे इलेक्ट्रॉन लूज करना है। नॉन मेटल कहते हैं भाई मैं दुनिया में तब स्टेबल हूंगा जब मेरे को इलेक्ट्रॉन गेन करने को मिल जाए। तो मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हूं, गेन इलेक्ट्रॉन्स। मैंने मेटल और नॉन मेटल दोनों पास पास बिठा दिए, मैंने कहा आप देख लो, तो दोनों का काम हो गया। मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, वो लूज करे वो इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल ने गेन करे, और दोनों ने कंपाउंड बना दिया। ठीक है, मेटल एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एक कैटायन है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एक नेगेटिव आयन है, यानी कि एनायन है। तो भैया एक कैटायन है और एक एनायन है, 100% यहां क्या हो गया? सॉल्ट बन गया। तो दिस इज विल गिव यू अ सॉल्ट। और ऐसा बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट, समझना, इशारे देखना, एक एलिमेंट से यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है दूसरे एलिमेंट यानी कि नॉन मेटल के पास, तो ऐसे सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होता है उसको कहते हैं ये आयोनिक बॉन्ड के थ्रू हुआ है। मतलब इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इन विच ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ये एक ऐसा बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एंड दिस कंपाउंड जो सॉल्ट एक्चुअली बन गया है, इस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। सो दिस कंपाउंड विल बी रिगार्डेड एज एन आयोनिक कंपाउंड। तो दिस कंपाउंड इज आयोनिक कंपाउंड जिसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। एंड व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड? A type of a chemical bond in which a transfer of electron from one element to another element takes place, or from one atom to another atom takes place. Element atom से ही बनते हैं, तो आप atom भी बोल सकते हो, element भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? जैसे एग्जाम्पल, सोडियम एक एलिमेंट है, मेटल है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1 इलेक्ट्रॉन का। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करना चाहता है भैया? लूज करना चाहता है, क्योंकि लूज करेगा तभी स्टेबल होगा, आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन लूज करेगा किसको? क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, दिस इज क्लोरीन, 17 एटॉमिक नंबर के साथ कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो ये चाहता है एक गेन कर ले, क्योंकि एक गेन करेगा तो 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, स्टेबल होंगे। तो सोडियम को लूज करना है, क्लोरीन को गेन करना है। मैंने दोनों को आसपास बिठा दिया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया।
दिस इज हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो सोडियम विल बिकम अ सोडियम आयन, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास से चला गया, मतलब इसका नेगेटिव चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसके पास नेगेटिव आ गया क्लोरीन के पास तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कायदे में तो दोनों स्टेबल हो गए, दोनों अपने घर जा सकते थे। Na बोला कि भाई मैं तो प्लस हो गया, मैं स्टेबल हो गया, मैं निकल जाता हूं। क्लोरीन बोला यार मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्टेट रूल फॉलो हो गया, मैं भी निकल जाता हूं। लेकिन होगा क्या, क्योंकि इस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके साथ में चिपके रहेंगे, और साथ में चिपके रहेंगे तो दे विल फॉर्म एन NaCl नाम का एक सॉल्ट। तो दिस इज सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है। घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक, भास्कर नमक, सूर्या नमक, प्रकाश नमक, जो भी तुम्हारे घर में आता है वो यही है, सोडियम क्लोराइड। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्ट। और ये सॉल्ट कैसे बना, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, फ्रॉम सोडियम एटम टू क्लोरीन एटम। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बना, इसलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड। तो सोडियम क्लोराइड जो होगा वो एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होगा। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लो, मैग्नीशियम के साथ देख लो। मैग्नीशियम के साथ देख लो, मैग्नीशियम है यहां पर, और यहां पर 2 क्लोरीन मैंने ले लिए। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर के लिए देख लो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे मैग्नीशियम के। क्लोरीन का भी मैंने बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,7 दोनों क्लोरीन का, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, राइट। और मैग्नीशियम का जो एक एटम है उसको दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, तो वो क्या करेगा पता है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट करेगा, क्या बनेगा, MgCl2। कैसे, Mg का +2 बन जाएगा क्योंकि उसने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करे तो +2। पहले सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था तो +1 था, 2 कर दिए मैग्नीशियम ने तो +2 है। भाई कोई 3 कर देगा, जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +3 हो जाएगा वो। ठीक है, तो मैग्नीशियम +2, और यहां कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है। कितने, 2 क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन लेकर, 7 खुद के और 1 मैग्नीशियम का, और ऐसे कितने हैं, ये 2 बार हैं, तो ये 2 बार हो गया MgCl2। तो ये MgCl2 का फॉर्मेशन हो गया। दिस MgCl2 इज अ सॉल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड क्यों, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड बना है। आयोनिक बॉन्ड मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है। और क्यों आयोनिक बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इसमें कैटायंस और एनायंस बनते हैं, मतलब ये 2 आयन से बनने वाला बॉन्ड है, एक कैटायन और एक एनायन। जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो कैटायन, लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना है वो कैटायन बनेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बनेगा, वो एनायन बनेगा। तो वो क्या करेगा, वो एनायन बनेगा। तो वी हैव अ कैटायन एंड एनायन टुगेदर, हेंस दिस कंपाउंड इज एन आयोनिक कंपाउंड, आयंस वाला कंपाउंड है। इसका एक और नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड बोलो या इलेक्ट्रोवैलेंट बोलो, बात एक ही है। क्लियर हो गई ये चीज। तो ये होता है मेटल और नॉन मेटल के साथ। तो ऑलवेज मेटल एंड नॉन मेटल विल गोइंग टू रिएक्ट विद वन अनदर जस्ट बिकॉज दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहा है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है वो तो लूज कर देगा, नॉन मेटल उस लूज करे हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो वो गेन कर लेगा। और ऐसा अगर ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का मेटल से नॉन मेटल तो वो एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू होता है, और उस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कह देते हैं। क्लियर हो गई बात। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि यहां पर हमारा लास्ट रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। ऑल्दो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स की, क्या प्रॉपर्टीज वो दिखाते हैं वो भी हम देखेंगे। ये सेकेंड एग्जांपल है MgCl2 का फॉर्मेशन, इसको भी समझते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नाउ जब आयोनिक कंपाउंड की इतनी बात कर ही ली है तो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में क्या विशेषताएं होती है, क्या उनकी खास बात होती है, आयोनिक कंपाउंड कैसे बिहेव करते हैं। पहली चीज, टॉकिंग अबाउट देयर फिजिकल नेचर। एक चीज मुझे बताओ कि अगर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहेंगे तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड। पता ही है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड दैट इट इज सॉलिड, समवॉट लूजली लिक्विड, वेरी लूजली तो गैस। तो बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे तो सॉलिड। और क्लोजली पैक्ड कब होंगे, जब सर मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो, एटम्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तुम मेरे को बताओ, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, क्या ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे ना।
मतलब एक केटायन हो और एक एनायन हो तो क्या इनके बीच में अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब अगर Na+ है तो Cl- है तो इनके बीच में क्या अट्रैक्शन अच्छा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तभी तो चिपक जाते। तो इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड्स जो कि केटायन और एनायन से बन रहे हैं, जिसका एग्जांपल Na+ और Cl- है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी स्टेट होगी सॉलिड। इसलिए मोस्ट ऑफ दी, ऑलमोस्ट बल्कि बोल देना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑल दी आयोनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। लगभग सारे आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो दे आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से दे exhibit the strong electrostatic force of attraction due to which they exist in solid state। तो आप देख लो जितने भी नमक हैं घर में यूज हो रहे हैं आपके, जो भी नमक, इसके अलावा जो और नमक है लैब में आप देखते हो, वो सब आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेंगे, ठीक है। और उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, उस पर भी मैं आ रहा हूं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। व्हाई? क्योंकि आयनिक फोर्स इतने स्ट्रांग है कि आपको अगर इन्हें मेल्ट करना है तो आपको इनको दूर ले जाना पड़ेगा, इनके एटम्स को दूर ले जाना पड़ेगा। एटम्स को दूर ले जाओगे तो दिक्कत होगी कि आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मतलब आपको ज्यादा टेम्परेचर तक उनको मेल्ट करके ले जाना पड़ेगा। तो वहां पर मेल्ट करने का टेम्परेचर जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसके अलावा तीसरी चीज, तीसरी प्रॉपर्टी, सॉल्युबिलिटी। क्योंकि इनमें अंदर आयंस है, और जिन कंपाउंड में आयंस होते हैं हम उनको एक्चुअली पोलार कंपाउंड्स कहते हैं। पोलार कंपाउंड्स वो जिसमें पोल्स होते हैं। अब पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं है, अपन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे। केमिस्ट्री में पोल्स का मतलब है चार्जेस, प्लस और माइनस। तो जिनमें प्लस और माइनस हो, मतलब जिनमें केटायन और एनायन हो, उनको अपन पोलार कंपाउंड्स कहते हैं। और केमिस्ट्री में एक बड़ी फेमस कहावत है कि भैया अपना ही अपनों को डुबाता है। अब तुम बोलोगे सर असल जिंदगी में भी ये सही है, वो भी बिल्कुल सही हो सकती है, तुम्हारे एक्सपीरियंस गलत नहीं होंगे, लेकिन अपना ही अपनों को डुबाता है का मतलब क्या है? पोलार पोलार को डिसॉल्व करेगा और नॉन पोलार को डिसॉल्व करेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बोली है, ये तुमको 12th क्लास तक अगर तुम केमिस्ट्री लोगे तो तुम्हें काम आएगी। क्या क्या बात बोली है मैंने, ध्यान से सुनना। पोलार कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलार compounds are soluble in polar medium, are soluble in polar medium, and non-polar compounds are soluble in non-polar compounds are soluble in non-polar medium। मतलब पोलार पोलार में डूबेगा, नॉन पोलार में डूबेगा। मतलब जो चार्ज वाले हैं वो चार्ज वालों में ही डूबेंगे। जैसे जितने भी आयोनिक कंपाउंड है सब में चार्ज है। पानी में चार्ज होता है, पानी में चार्ज होता है, HOH होता है ना, H+OH-। पानी इज अ पोलार कंपाउंड, पोलार मीडियम, HOH तो H+ और OH-। तो पानी क्या है? एक पोलार मीडियम है। तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड है वो सब पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि पोलार वाले पोलार में डिसॉल्व होंगे। और जो नॉन पोलार होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो ऐसी मीडियम में डिसॉल्व होंगे जिनमें चार्ज नहीं होगा। जैसे पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में कोई चार्ज नहीं होता, तो वो नॉन पोलार मीडियम माने जाते हैं। पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, कैरोसिन ले लो, कुछ भी ले लो, ये ऑयल ले लो, ये कोई भी ले लो, ये नॉन पोलार होते हैं। तो नॉन पोलार कभी भी पोलार में डिसॉल्व नहीं होंगे, या पोलार नॉन पोलार में नहीं होंगे। नॉन पोलार में ही होंगे, पोलार पोलार में ही होंगे। अपना अपनों को ही डुबाता है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी आप पानी के अंदर बहुत अच्छी देखोगे, इसलिए जितने नमक है, ज्यादातर नमक आपको पानी में सॉल्युबल होते हुए दिखेंगे, पानी में डूबते हुए दिख जाएंगे, पानी में डिसॉल्व होते हुए दिख जाएंगे। यही सॉल्युबिलिटी बताइए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा। तो कैरोसिन, पेट्रोल एटसेट्रा में ये इतने सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन पानी के अंदर ये सॉल्युबल 100% होंगे। इसलिए आप अपने घर में जो कुकिंग सॉल्ट है आपके पास, टेबल सॉल्ट, उसको आप पानी में डालोगे, डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स का सिंपल सा एक कहना है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर चार्ज हो और वो चार्ज भाग सकता हो,
चार्ज हो प्लस या माइनस कोई भी डजेंट मैटर, लेकिन वो चार्ज मूवेबल हो, वो दौड़ सकता हो, वो भाग सकता हो, तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा सकता है। मतलब उसके अंदर से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकते हो। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रिक करंट को पास होने का यही दो चीजें, चार्ज होना चाहिए और चार्ज का भागना चाहिए। अब आयोनिक कंपाउंड्स में अनडाउटेडली चार्ज तो है, आयंस है, क्योंकि कैटायंस और एनायंस प्लस और माइनस दोनों ही आयंस है। अब किसी भी तरीके से अगर वो कंपाउंड में, आयोनिक कंपाउंड्स में वो चार्ज भाग सकते होंगे, अगर वो मूव कर सकते होंगे, तो इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे। अब मेरे को बताओ वो मूव कब करेंगे? अगर मान लो सॉलिड स्टेट में, तो क्या वो मूव करेंगे? मान लो नमक है आपके सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड फॉर्म में क्या वो मूव करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहां जो कीटायन और एनायन है वो क्लोजली पैक्ड है, उनको आपने एकदम बांध कर रखा हुआ है। सपोज करो दिस इज एन NaCl सॉलिड में, तो ये NaCl कैटायन और एनायन है, तो ये बगल वाले NaCl और भी मॉलिक्यूल होंगे ना, तो बगल वाले कैटायन और एनायन से बंधे हुए हैं, नीचे भी जो NaCl होगा उससे भी बंधे हुए होंगे, बगल में उसके भी जो होगा उससे भी बंधे हुए होंगे, मतलब एक NaCl को सब घेर कर खड़े हुए हैं। तो इस NaCl के पास Na प्लस और Cl माइनस के पास जगह ही नहीं है भागने की, चार्ज तो है लेकिन भाग नहीं सकता। तो सॉलिड स्टेट में अगर ऐसा होगा तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे। बट यही अगर लिक्विड स्टेट आ गई, तो लिक्विड स्टेट में थोड़े से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो इन आयंस को जगह मिल जाती है भागने की। लिक्विड मतलब मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ फॉर्म। ऑल्दो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम है नमक को पिघलाने में नानी याद आ जानी है, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत एलिवेट करना पड़ेगा तब जाकर ये मेल्ट होंगे, बट हो तो जाएंगे ना एक टाइम पर। तो वो मोल्टन फॉर्म हो गया, तो वहां पर क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में जब आएंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो आयंस को जगह मिल गई भागने की। भाई कोई भी दूर अगर आपके भीड़ है और भीड़ थोड़ी दूर चली गई तो आप भाग सकते हो, लेकिन भीड़ आपको घेर कर खड़ी है तो भाग नहीं सकते आप। तो वहां पर मॉलिक्यूल्स जो है वो भाग सकते हैं, आयंस भाग सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे। तो मोल्टन फॉर्म में ये दिखा सकते हैं, पहली बात। दूसरा एक्वस फॉर्म, अगर आप इनको पानी में डाल दो एक्वस मीडियम में, तो पानी के आयंस की वजह से, बीच में आ जाने की वजह से ये आयंस भी भाग सकते हैं। पानी में दे कैन फ्लो, तो वहां पर भी ये भाग सकते हैं। तो इन दोनों मीडियम में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएंगे। तो आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में ये प्रॉपर्टी है कि दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ओनली इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट, बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। तो आपके घर में अगर नमक आपने डब्बे में, नमकदानी में भर के रखा है, तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा। अब या तो आप उसको मेल्ट कर दो, इतनी हीट की जुगाड़ कर दो कि वो पिघल जाए, या फिर आप उसको पानी में डाल दो, तब जाकर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाएगा। So the conduction of electricity through a solution involves the movement of charged particles. Movement of charged particles होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। A solution of an ionic compound in water contains ions which moves to the opposite electrodes when electricity is passed through the solution. Hence they show the electrical conductivity. तो एक्वस स्टेट में भी हो सकता है, मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, सिर्फ किस में नहीं हो सकता, सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकता। क्लियर है बात? डन है? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने पूरी चर्चा कर ली है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स को लेकर। जो पूरी प्रॉपर्टीज थी आयोनिक कंपाउंड्स को लेकर, उसको भी हमने लेकर यहां पर पूरा डिस्कशन कर लिया है। ये दूसरी दो प्रॉपर्टीज है, सॉल्युबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है, जिसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का डिस्कशन बहुत इन डिटेल किया है। हर जगह पहले हमने मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से देखी, फिर मेटल की रिएक्शन वाटर से देखी, फिर मेटल की रिएक्शन एसिड से देखी, डाइल्यूट एसिड, उसमें भी HNO3 का एक एक्सेप्शन था, फिर उस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन था मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ वो नहीं दिखाता ऐसा। फिर हमने मेटल की रिएक्शन सॉल्ट के साथ देखी, फिर हमने मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शंस देखी। तो ये सारी रिएक्शंस हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी की नजर से देखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के ऊपर। चौथा लेक्चर जो आपको मिलेगा नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज भैया किस चीज का वेट कर रहे हो? लगातार अब तुम्हें बैक टू बैक लेक्चर्स मिल रहे हैं। केमिस्ट्री की जो शिकायत थी कि लेक्चर्स आते ही नहीं है, एक लेक्चर आता है 3 महीने बाद फिर दूसरा लेक्चर आता है, अब तुमको एटलीस्ट कंटिन्यूएशन में लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो वो मोटिवेशन मेरा भी बनाकर रखो, तो मैं तुम्हारा मोटिवेशन बनाकर रखूंगा। तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो
या कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन का फायदा उठाएं। मैं 100% फ्री टाइम में कमेंट स्क्रॉल करके जरूर पढ़ता हूं। अगर मैं वहां कमेंट में रिप्लाई ना करूं तो मैं वीडियो में आकर रिप्लाई जरूर करूंगा, तो आपकी क्वेरीज 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कमेंट का फायदा उठाएं और कमेंट में अच्छी बातें बुरी बातें जो लिखना है आप खुलकर लिखें। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।